हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नंबर 5 एक्सीलरेटर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने देखा मल्टीप्लायर क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरक। सबसे पहले हम जो एक्सीलरेटर है इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। T.N. Carver was the first earliest economist who recognized the relationship between change in consumption and investment in 1903। जो T.N. कार्वर हैं वो पहले इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बीच में रिलेशनशिप को बताया 1903 में। अफ्तालिन एनालाइज द प्रिंसिपल इन 1909। जो अफ्तालिन हैं उन्होंने 1909 में इस प्रिंसिपल को एनालाइज किया। द टर्म एक्सीलरेशन प्रिंसिपल इटसेल्फ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इनटू इकोनॉमिक्स बाय J.M. क्लार्क इन 1917। तो 1917 में J.M. क्लार्क जो पहले इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने एक्सीलरेशन प्रिंसिपल को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जो एक्सीलरेशन प्रिंसिपल है इसको नाम किसने दिया था? J.M. क्लार्क ने। तो और उसके बाद हिक्स, सैमुअल्सन एंड हेरल्ड ने जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन है मींस एक्सीलरेटर को अपने बिजनेस साइकिल में इसको फर्दर उन्होंने डेवलप किया। The acceleration principle explains the process by which an increase or decrease in demand for consumer goods leads to an increase or decrease in investment on capital goods। जो हमारा एक्सीलरेशन प्रिंसिपल है जिसको त्वरक सिद्धांत बोलते हैं, ये एक ऐसी प्रोसेस को बताता है जिसके द्वारा जो कंज्यूमर गुड की डिमांड को अगर बढ़ा दिया जाता है या फिर कम कर दिया जाता है तो इसके कारण जो हम कैपिटल गुड के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बढ़ती है या कम होती है। तो ये सारा प्रोसेस हमें किससे पता चलता है? एक्सीलरेशन प्रिंसिपल से पता चलता है, मतलब त्वरक सिद्धांत के द्वारा हमें पता चलता है। देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि जो एक्सीलरेटर थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग जब कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ती है, कंज्यूमर गुड की डिमांड हमने मान लिया कि जो गुड है वो हमने बैग मान लिया कि बैग्स की डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? जो बैग की डिमांड बढ़ी है उसका प्रोडक्शन क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो पहले से ही अपनी फुल कैपेसिटी में वर्क कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा कि जो बढ़े हुए बैग की डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा? न्यू कैपिटल स्टॉक की उसको नीड होगी, है ना। जैसे कि बैग जो है एक मशीन के द्वारा बन रहे हैं, तो जो मशीन है वो बैग का प्रोडक्शन कर रही हैं। जो प्रोड्यूसर के पास पहले से ही बैग बनाने वाली मशीन है वो बैग का प्रोडक्शन कर रही हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा बैग की जो डिमांड अभी इंक्रीज हुई है उसको पूरा करने के लिए जो प्रोड्यूसर है उसे नई मशीन चाहिए। तो अब वो नई मशीनों पर इन्वेस्टमेंट करेगा। तो क्या होगा? जो कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ी थी इसके कारण जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का रिलेशन है वो क्या कहलाता है? एक्सीलरेटर कहलाता है। ठीक है, जो कंज्यूमर गुड की डिमांड इंक्रीज हुई वो एक्सीलरेट करेगी किसको? जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक्सीलरेट करेगी। इसको हम ऐसे समझते हैं, इसका फॉर्मूला है बीटा इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा सी। तो जो यहाँ पर बीटा है वो क्या है? एक्सीलरेटर कोफिशिएंट है, और डेल्टा आई हमें नेट चेंज इन इन्वेस्टमेंट और डेल्टा सी हमें नेट चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बता रहा है। जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिया है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 2 टाइप्स का होता है। हमें पता है 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम के लेवल और प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो नए बैग्स को अगर प्रोड्यूस करता है तो इससे प्रोड्यूसर का क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। तो इस प्रॉफिट को पूरा करने के लिए ही जो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की बात की है वो क्या है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डिमांड इन कंजम्पशन गुड लीड्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल गुड्स। अब सैमुअल्सन है, इन्होंने एक्सीलरेटर को कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने कहा है कि जब जो कंजम्पशन गुड है उनकी अगर डिमांड को इंक्रीज किया जाता है तो उससे क्या होता है? जो कैपिटल गुड पे जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। द वर्जन ऑफ एक्सीलरेशन प्रिंसिपल हैज बीन मोर ब्रॉडली इंटरप्रेटेड बाय हिक्स।
जो एक्सेलरेशन प्रिंसिपल है, त्वरक सिद्धांत है, उसको और डिटेल में और ब्रॉडली जो है हिग्स ने एक्सप्लेन किया। v इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। हिग्स के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेटर है उसका फॉर्मूला है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। यहाँ पर जो v है वो एक्सेलरेटर कोफिशिएंट है, या फिर इसे कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं। डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट और डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन आउटपुट है। अब हिग्स के अकॉर्डिंग जो नेशनल आउटपुट है उसके एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अगर उसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट में चेंज किया जाता है तो उससे इन्वेस्टमेंट पे कितना चेंज आता है, यही हमें क्या बताता है, एक्सेलरेटर बताता है। इसको हम ऐसे समझते हैं, YT जो है, यहाँ पर YT है, ये करंट पीरियड का नेशनल आउटपुट है। YT माइनस 1 प्रीवियस पीरियड के नेशनल आउटपुट को बता रहा है। जब करंट पीरियड का जो नेशनल आउटपुट है उसमें से प्रीवियस पीरियड का नेशनल आउटपुट अगर हम डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, चेंज इन आउटपुट आता है। ठीक, तो जो ये चेंज इन आउटपुट है उसको अगर हम कैपिटल आउटपुट रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो हमारा कैपिटल स्टॉक है वो कितना चेंज होगा। तो यही क्या है, पूरी एक्सेलरेटर थ्योरी है। यहाँ पर जो KT है ये प्रेजेंट पीरियड का कैपिटल स्टॉक है, और यहाँ पर KT माइनस 1 है, ये प्रीवियस पीरियड का कैपिटल स्टॉक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें बताएगा कि चेंज इन कैपिटल स्टॉक कितना हुआ है ना। तो हमारा जो प्रेजेंट में कैपिटल स्टॉक है, अगर उसमें से हम जो हमारा प्रीवियस में कैपिटल स्टॉक था उसको माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा ना कि कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज हुआ है। और हमें पता है कि इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। जो हम जैसे जैसे हम अपना कैपिटल स्टॉक इंक्रीज करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो हमारा जो एक्सेलरेटर है वो क्या है, चेंज इन आउटपुट और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। मतलब कि हम आउटपुट में अगर चेंज करते हैं तो उससे हमारा इन्वेस्टमेंट कितना चेंज होता है, यही हमारा क्या है, एक्सेलरेटर है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अ मशीन मेक्स 10 बैग्स। एक मशीन है वो 10 बैग बना रही है, और जो हमारी एक मशीन है उसकी लाइफ कितनी है, 10 ईयर की है। ठीक है, जो हमारी मशीन है, एक मशीन की लाइफ 10 ईयर की है, मीन्स जो मशीन है वो 10 ईयर वर्क करेगी और 10 साल के बाद वो खराब हो जाएगी, कंडम हो जाएगी, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा उस मशीन को। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट है प्रेजेंट में कितना है, आउटपुट हमारा 1000 है। हम क्या है, 1000 बैग बना रहे हैं। 1000 बैग बनाने के लिए हमें कितनी मशीन चाहिए होगी, अगर एक मशीन 10 बैग बना रही है तो 1000 बैग बनाने के लिए कितनी मशीन चाहिए होगी, 100 मशीन चाहिए होंगी। अब क्या होता है, हमारा आउटपुट जो होता है वो चेंज हो गया। 1000 था पहले, अब हमारा आउटपुट कितना हो गया, 1100 हो गया। हमारा जो आउटपुट चेंज हुआ उसके कारण हमें अब में क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गुड की भी नीड हमारी बढ़ गई। अब हमें बैग बनाने के लिए ज्यादा मशीन की जरूरत होगी। अभी तक हमारी 100 मशीनें जो हैं वो 1000 बैग बना ले रही थी, लेकिन अब 1100 बैग्स हमें बनाने हैं, तो हमें उसके लिए कितने मशीन चाहिए होंगे, 110 मशीन चाहिए होगी। अब हमें 110 मशीन चाहिए होंगी जो 1100 बैग्स का प्रोडक्शन करेंगी। तो हमारा चेंज इन आउटपुट क्या है, तो हमारा जो करंट पीरियड का, करंट टाइम का जो हमारा आउटपुट है वो कितना है, 1100 है। और प्रीवियस में हमारा जो आउटपुट था वो कितना था, 1000 था। तो हमारा चेंज इन आउटपुट कितना हो गया, 100 हो गया। हमारा जो आउटपुट है वो 10% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब जो हमारा कैपिटल गुड है या फिर कैपिटल स्टॉक बोलते हैं हम, करंट पीरियड में हमारा कैपिटल स्टॉक कितना है, 110 है, और प्रीवियस पीरियड का हमारा जो कैपिटल स्टॉक कितना था, 100 था। तो हमारा जो कैपिटल स्टॉक में चेंज आया है वो कितना आया है, 10 आया। ठीक है, तो अभी हमें कितने मशीनों की ज्यादा जरूरत होगी, 10 मशीनों की और जरूरत होगी। हम कितने मशीनों पे इन्वेस्ट करेंगे, 10 मशीन पे इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10 मशीन हो गया। अब जो है रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, हमें पता है कि हमारी एक मशीन की लाइफ कितनी है, 10 साल है। अगर एक मशीन की 10 साल है तो हर साल हमें कितने मशीन चेंज करनी पड़ेंगी, 10 मशीनें चेंज करनी पड़ेंगी हर साल। तो हमारा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 10 मशीन हो गया। और हमें पता है कि जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का एडिशन होता है। तो यहाँ पर मशीनों का डेप्रिसिएशन हो रहा है, इसलिए उनको क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है उन मशीनों को।
तो इसीलिए हमारा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 10 मशीन हो गया। तो अगर हम देखें कि हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना होता है, तो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है 20। नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो हमारा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया 20 मशीन्स का हो गया। तो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हुआ, 10 से डायरेक्ट कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसलिए 100% ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो हमने देखा कि जो हमारा आउटपुट है वो 10% इंक्रीज होता है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 100% इंक्रीज हो जाता है। मतलब कि आउटपुट में थोड़े से चेंज से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो यही सारा प्रोसेस क्या है, वो एक्सीलरेटर कहलाता है। तो हमारा कैपिटल आउटपुट का रेशियो कितना हुआ, 10:1 हुआ। तो यहाँ पर हमारा एक्सीलरेटर जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सुपर मल्टीप्लायर क्या होता है वो देखेंगे, और फिर हम एक्सीलरेटर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो MCQs होते हैं वो भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।